वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग डाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लोग लाइट क्या होती है। देखिए, हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हमारे चारों तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमारे पास जब लाइट होती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब लाइट नहीं होती तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर आप किसी अंधेरे रूम में हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं दिखती है, लेकिन जब आप उसी अंधेरे कमरे में जब लाइट जला देते हैं तो आपको सब चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि लाइट हमें देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना लाइट के हम किसी चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में हमारे पास सनलाइट होती है तो हम हर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अंधेरे में लाइट नहीं होती, इसलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। अगर उस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें लाइट जलाना पड़ता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लाइट के बिना हम नहीं देख पाते, और लाइट होती है तब हम देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आएगा कि ये लाइट क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? तो लाइट के बिना हम देख नहीं सकते, तो सबसे पहले हम ये समझना कि लाइट क्या होती है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, और लाइट इज नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट इज नीडेड, बिना लाइट के हम लोग कुछ नहीं देख सकते। तो लाइट इज नीडेड टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, देखिए, लाइट एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक तरह की एनर्जी है, और लाइट हमें बहुत जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स को देखने के लिए। ठीक है, हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्यों देख पाते हैं? हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। ठीक है, अब ये समझ गए कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन इस लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? अंधेरे में लाइट नहीं, तो अंधेरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट के पास अपनी लाइट होती है। जैसे सन है, सन के पास अपनी खुद की लाइट है। ठीक है, सन के पास अपनी खुद की लाइट है। तो जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, रिफ्लेक्ट करके अपनी लाइट को देते हैं, उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट। ठीक है, ल्यूमिनस की स्पेलिंग गलत है क्या? देख लें। देखिए, LUMINOUS, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गए, स्टार्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब के पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गई, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, इनके पास खुद की लाइट होती है, इसलिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर के पास खुद की लाइट तो है नहीं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, चेयर, टेबल, इनके पास खुद की तो लाइट है नहीं, तभी हम देख पाते हैं। तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी बहुत एक जरूरी चीज होती है किसी वर्क करने के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख क्यों पा रहे हैं। ठीक है, अब हम ये बता रहे हैं। देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, इस पर लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब टकरा के लाइट वापस जा रही है। हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट टकरा के
वो हमारी आँखों तक पहुँचे। ठीक है, यदि हमारी आँखों तक नहीं पहुँचेगी तो हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी आँखों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी आँखों तक नहीं पहुँचेगी वो लाइट तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसके थ्रू लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, देखिए अंधेरे रूम में क्या होता है, अंधेरे रूम में हमारे पास, अंधेरे रूम में क्या होता है, हमारे पास लाइट नहीं होती। लाइट नहीं होती तो इसके ऊपर लाइट पड़ती नहीं है। जब लाइट पड़ती नहीं है, ठीक है, तो हमारी आंखों तक लाइट नहीं जाती है। जब हमारी आंखों तक लाइट नहीं जाती तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ठीक है, तो हमारे को देखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक लाइट पहुंचनी चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, तो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेन मिरर के बारे में कमी है इस एनसीईआरटी में, आप लोग कम ही पढ़ना है, तो हम लोग थोड़ा उसका बेस जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर तो जो घर में आप लोग शीशा देखते हैं वो प्लेन मिरर है। ठीक है, वो स्ट्रेट होती है, उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग की हुई होती है। आप लोगों को सिल्वर तो नहीं होती, सिर्फ ऑरेंज होती है। पहले उस सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, उसके बाद वो ऑरेंज टाइप की पेंटिंग कर दी है सिल्वर लेयर को बचाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर हमने, इसके पीछे हमने क्या लगा दिया, सिल्वर की कोटिंग लगा दी। सिल्वर कोटिंग इसलिए लगाया ताकि ये लाइट आर पार ना हो जाए और रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आपने पहले वाले क्लासेज में पढ़ चुके होंगे, क्लास 8 में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, ठीक है, यदि देखिए यदि कोई लाइट आती है, ठीक है, तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। यदि कोई रे ऑफ लाइट कहीं से आती है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। जहाँ वो रे ऑफ लाइट यहाँ आई है वहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। देखिए सीधे नहीं करना, इसको हम देखिए, ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री होगी इससे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, मान लीजिए इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल आई बना रही है। ठीक है, तो एंगल आई मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट एंगल। एंगल आई मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जितने एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाएगी उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इसको आर करते हैं। तो एंगल आर मतलब क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, नॉर्मल होगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले ये कहता है, ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंस्टेंट रे किसे कहते हैं। जो रे आती है उसको हम इंस्टेंट रे कहते हैं, जो टकरा के जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर इसके बीच में एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया था तो इंस्टेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको इंस्टेंट एंगल कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच उसको हम एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हेडिंग डाल लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको तो मिटा देता हूँ, इसका तो कुछ काम है नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है। ठीक है, पहला ही द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray, and the normal, and the normal,
lie on the same plane, देखिए, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन पर लाई करते। एक प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक प्लेन का मतलब हुआ कि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप इंसिडेंट रे इस पे बना रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसी और एक्सिस पे बना रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल आपको एक कागज पे आ जाए, एक फिगर पे, एक प्लेन पे ड्रॉ कर लें, एक बोर्ड ड्रॉ कर लें, इसको प्लेन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक हमारा प्लेन है, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन पे आ गई। ऐसा तो नहीं है किसी चीज को हमको यहाँ खड़ा करना पड़ा हो, इस पे ड्रॉ करना पड़ा। एक ही प्लेन पर जब हमारे कोई तीनों चीज आ जाए, ठीक है। प्लेन मतलब क्या होता है? एक सतह, एक ही सतह पर हम तीनों को ड्रॉ कर सकते हैं। वही कह रहा है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है एक ही प्लेन पर ड्रॉ हो जाए, मतलब एक ही सतह पर ड्रॉ हो जाए। ये हमारा पहला लॉ है। पहला लॉ ये कहता है कि ये तीनों एक ही सतह पर ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा हमारा क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हमेशा एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर रहेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल इसके बराबर हमेशा रहेगा, ठीक है। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं उसके बारे में कि प्लेन मिरर के कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट्स में। चलिए, देखिए, प्लेन मिरर तो आप समझ ही गए, ठीक है। प्लेन मिरर ऐसा होता है, जो आप घर में शीशा जो अपने देखते हैं वो कौन सा है? प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर की खासियत क्या क्या होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्लेन मिरर, अच्छा वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में बाद में बताएंगे हम पहले लिखवा देते हैं कि जो प्लेन मिरर की खासियत क्या क्या होती है। मिरर प्लेन मिरर की ये खासियत होती है कि जो इमेज होता है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर is always virtual and erect, ठीक है। जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, हम आगे बताएंगे वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी आप समझिए कि वर्चुअल मतलब जिसको आप पर्दे पर नहीं पा सकते उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। जो इमेज जो प्लेन मिरर में फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, इसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और हमेशा सीधा होता है। ऐसा तो होता नहीं कि आप जब अपने को देखते हैं तो आपका चेहरा उल्टा दिखाई देता है, सर ऊपर दिखाई देता है, चेहरा नीचे दिखाई देता है। जैसे आप रहते हैं वैसा ही दिखाई देता है, मतलब आप सीधे हैं तो आपका इमेज सीधा ही बनेगा। इसको इरेक्ट करते हैं, मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात है, वर्चुअल मतलब वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज is equal to the size of object, ठीक है। जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतना ही इमेज की साइज होगी, ठीक है। तीसरा, द इमेज form is as far behind the mirror as the
ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब समझे, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, यदि आप शीशे से, ठीक है, प्लेन मिरर से यदि आप 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका इमेज भी शीशे के पीछे 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। इसका मतलब ये कि जितनी दूरी पे आप इधर खड़े रहेंगे उतनी ही दूरी पे शीशे के पीछे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, ये प्लेन मिरर की खासियत होती है। ठीक है, और चौथा है लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है शीशे में, जब कभी शीशे में खड़े होकर देखिएगा कि जब आप खड़े होंगे शीशे में तो यदि आप दाएं हाथ को उठाएंगे तो शीशा में लगेगा कि आप बाएं हाथ को उठाएं। ठीक है, और बाएं हाथ को उठाएंगे तो लगेगा दाएं हाथ को उठाएं। मतलब लेफ्ट आपका राइट दिखता है और राइट आपका लेफ्ट दिखता है, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए एम्बुलेंस में आपने देखा होगा उल्टा लिखा होता है ताकि उसमें लेटरल इन्वर्जन होकर आपको सीधा दिखने लगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर की एक खासियत होती है, मैंने 4 चीज लिखवा दिया कि प्लेन मिरर में आपका जो इमेज है वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। द साइज ऑफ इमेज जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। शीशे में आप जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे आपका इमेज शीशे के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। और इसमें लेटरल इन्वर्जन है, लेटरल इन्वर्जन मतलब दायां बायां दिखता है, बायां आपका दायां दिखता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, चलिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखिए जब स्फेरिकल मतलब जानते हैं, स्फीयर मतलब गोला होता है। मान लीजिए आपने एक कांच ले लिया, एक कांच का गोला है। ठीक है, ग्लास का एक स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है। ठीक है, इसको आपने बाहर से सिल्वर कोटिंग कर दिया, मतलब पेंट कर दिया। ठीक है, पेंट कर दिया, स्फीयर है ये। ठीक है, ये गोला है तो इसका सेंटर होगा सी होगा। ठीक है, इसको आपने सिल्वर कोटिंग कर दिया। अब इसको यदि हम काट दें इस तरह, इसको हम काट देते हैं इस तरह, तो हमारा कैसा दिखेगा, ये इस तरह दिखेगा। और इधर वाला ऐसा दिखेगा। इसको हम काट देते हैं तो ऐसे दिखेगा, देखिए। ठीक है, तो जब हम इसको काट दिए तो ऐसे दिखने लगा ना। तो देखिए जब हम किसी गोले को लिए थे और उसको हमने काट दिया तो ये ऐसे दिखने लगा। तो ये हम इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये भी क्या हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हुआ, कॉनकेव मिरर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व की ओर है, अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग आउटसाइड रहेगा, मतलब बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर की तरफ, ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कॉनकेव शेप में, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर की तरफ है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये आप देखिए हम ले लेते हैं एक चीज, अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप कॉनकेव मिरर समझ गए, कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है, जिसका हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब मान लीजिए हम ऐसे कर दिए, ये हमारा स्फीयर है और अंदर की तरफ हमने पेंट कर दिया। ठीक है,
अंदर की तरफ हमने पेंट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ शिफ्ट यही रहेगा। आगे यदि हम इसको काट दें, तो देखिए इस तरह बनेगा। तो यदि हम इसको काटेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बाहर की तरफ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, मतलब हमको रिफ्लेक्शन इधर से होगा, इधर से नहीं होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इधर की साइड होगा, बाहर की साइड होगा, कर्व की साइड अंदर नहीं होगा, ठीक है। उसमें देखिए, तो हम समझ गए, डिफरेंस समझ गए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अब एक जगह बना देते हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का मतलब ये हुआ कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये केव के शेप में, ठीक है, अंदर की तरफ है, ये कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स का मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होगा, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मतलब कोटिंग वाला सरफेस अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए ये देखिए ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर किसी गोले से काटा गया होगा, मतलब अगर इसको मिलाते तो ऐसे गोला बनता है, ये है ना, स्फीयर बनता है। तो मतलब इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, लेकिन हमने इसको काट रखा तो ये हमें दिख नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो कर्व है ये, इसका कोई ना कोई सेंटर है, ठीक है। तो जो सेंटर होता है इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बना तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जहाँ से यहाँ, ये मेरे देखिए स्पेरिकल मिरर यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसको पूरे को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई यदि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, इसको बोलेंगे पोल, ठीक है। इस गोले का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तो हमको पूरा दिखेगा नहीं स्फीयर, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इसको मिलाते तो सी बनता। इसका जो सेंटर पॉइंट है, अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके बीच जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। जब सी और पी को मिला दिया जाता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे फिर लिखवा भी देंगे, पहले थोड़ा समझ लें हम लोग। देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, हमने बताया इसका सेंटर ये होगा तो ये सी होगा, इसका जो सेंटर होगा वो पी होगा। पी मतलब पोल, पी मतलब पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इन दोनों की जो सेंटर पॉइंट होता है, मान लीजिए इसकी लंबाई यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पर होगा। तो इसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस।
इसको हम एफ से दिखाते हैं, ठीक है, उसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो ये देखिए जब वो कोई गोला होता है, कोई स्फीयर होता है, तो उसका सेंटर से, और ये रेडियस होता है, ये सेंटर से यदि कहीं भी ये सर्कल को टच करता है तो इसको रेडियस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसका रेडियस होगा, ठीक है, ये भी रेडियस होगा। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो एफ और पी के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो हम लिख देते हैं सी मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफ का मतलब क्या हुआ? फोकस, ठीक है। पी का मतलब क्या हुआ? पोल। एफ का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ, फोकल, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सी से पी की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है तो उसको फोकस बोलते हैं। अब फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और सी और पी को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर का देख लें। कॉन्वेक्स मिरर में टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ये होता है कि जो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर वाला होगा, अंदर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर को हमने कोटिंग कर दिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब इसको हम बनाते इस तरह, ये स्फीयर इधर बनता ना, इस तरह गोला बनता ना इस तरह, तो मतलब इसका सेंटर इधर आता, सी इधर आता ना। लेकिन हम इसलिए हम समझाने के लिए बनाया, बस ये बनाना नहीं आपको, ठीक है। सी मतलब सी ये हो गया, ये अपर्चर है, इसका सेंटर को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। हमने इधर क्यों बनाया आप लोग समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इसका सी इधर आता, पी और सी को जब हमने मिला दिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और पी और सी के जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकस, ठीक है। ये सी और पी की दूरी को हम बोलेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी और एफ के बीच को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। इसमें वही बात है, ठीक है। तो एक बात समझने वाली बात है कि जो रेडियस है, जो अगर मान लीजिए पीसी हमारा क्या है? रेडियस। पीसी की वैल्यू क्या हमारे? आर, ठीक है। पीसी की वैल्यू हमारी क्या है? आर। और पीसी का जब हम आधा करेंगे तो पीसी का हाफ करने का मतलब है पीसी किसके बराबर है? आर के बराबर। तो आर बाई 2 करेंगे, तो आर बाई 2 का मतलब क्या हुआ? आर बाई 2 का मतलब इसका आधा, इसका आधा मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ मतलब है। तो मतलब कह सकते हैं कि आर बाई 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी होती है? आर अपॉन 2। देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? पीसी। अब पीसी को ही हम आर बोलते हैं, पीसी की लंबाई क्या है? आर। इसको यदि हम डिवाइड कर देंगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा हमें। पीसी को जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका सेंटर, ठीक है। और सेंटर किसके बराबर है? फोकल लेंथ के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं? स्मॉल लेंथ। तो आर बाई 2 इक्वल टू एफ, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का आधा होगा। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? रेडियस का आधा होगा, ठीक है। यदि हमारा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर,
यदि ये हमारा 100 सेंटीमीटर है तो एफ कितना होगा 50 सेंटीमीटर। उसमें देखिए यदि 100 सेंटीमीटर है तो 100/2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले में पुट करके आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे आपको कुछ भी एफ आर रिलेशन निकालना तो इसी से निकलेगा। ठीक है, अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए कि इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 20 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। तो एफ निकालना है तो r20/2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। अब कैसे इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के बारे में आप समझ चुके हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एफ क्या होता है। ठीक है, तो रूल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। ठीक है, रूल्स क्या कहता है, देखिए पहले कॉनकेव मिरर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर, तो देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि यदि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसका सेंटर क्या होगा पोल होगा, और पोल और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारे कौन सी लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यदि और इसका मिड पॉइंट क्या होगा फोकस होगा। ठीक है, ये फोकस। पहला रूल ये कहता है कि यदि कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट मतलब लाइट तो बंडल्स होती हैं रेज की, तो किसी एक रे ऑफ लाइट, मतलब यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आई तो कहाँ जाएगी ये फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल ये कहता है। ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कब ले लेते, चलिए कॉन्वेक्स मिरर के बाद लेंगे। ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस होके गुजरेगी। दूसरा रूल हमें ये कहता है ये कॉनकेव मिरर ये भी है, ये इसका पोल है, ये इसका एफ है, ये सी है। दूसरा रूल ये कहता है यदि कोई रे ऑफ लाइट फोकस होके जाती है, फोकस होके जा रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किसके जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्टर कहाँ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इधर से लिया, हम इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी है, एफ है, ये सी है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यदि यहाँ लेते हैं, यहाँ एफ है, ये इसके पैरेलल आ रही है तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, रूल नंबर 3, चलिए रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं हम लोग। रूल नंबर रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाती है तो सी से ही पास होगी। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर हमारा, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ये रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि हमारी कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस होगी। कोई रे ऑफ लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस हो जाती है। ठीक है, रूल नंबर 4 ये कहता है, ठीक है, कोई लाइट सी से जाती है तो सी से ही वापस हो जाती है। रूल नंबर 4 ये कहता है, रूल नंबर 4 ये कह रहा है हमारा कि यदि ये हमारा पोल है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट पोल पर आती है, पोल पर सीधे पोल पर गिरती है, तो हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो एंगल बनाएगी, जिस एंगल मान ली 30 डिग्री बनाते हैं, 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, I = R। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट P पर आती है तो जितने एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाई उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी आप चलिए थोड़ा रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का पहला ये कहता है, कॉन्वेक्स मिरर में वही है, बस इसमें थोड़ा इमेज का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में कहता है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, पोल हमारा इधर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसमें भी वही है कि आपका ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा, इधर तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मतलब ऑब्जेक्ट को आप किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, इधर रहेंगे, मतलब कोई रे ऑफ लाइट इधर से आएगी ना, ऑब्जेक्ट तो इधर रहेगा क्योंकि इधर से लाइट आएगी, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस होकर जाएगा, फोकस से, लेकिन वास्तव में जाएगा नहीं, वास्तव में तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, ये फोकस से होकर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी फोकस होकर गुजरा। ठीक है, पहला रूल इसका ये भी कहा कि ये फोकस होकर गुजरता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो ये फोकस होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में दूसरा भी कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि वही रूल है कॉन्वेक्स मिरर में कि ये सी ऑफ सी है, ये पी है, लाइट तो इधर से आएगी नहीं, लाइट तो इधर से आएगी। यदि कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, सी से आती है, मान लीजिए रे ऑफ लाइट, तो ये सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये इधर ही से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा आभास होगा कि ये सी से जा रही है। ठीक है, सी से, देखिए सी से जा रही है, एकदम लाइट तो अंदर पार करेगी नहीं, लेकिन हमको लगना चाहिए कि सी से जा रही है, सी से पार हो जाएगी। ठीक है, ये हम अपने से मिलाएंगे। सी से, देखिए इसको आप स्ट्रेट ले आए तो सी पे जाती है, तो सी पे जाने का मतलब इधर से आ रही है, उधर वापस आएगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही